हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विश्व कुमार में। हिंदी के बेहतरीन प्रश्न, प्रत्यय, उपसर्ग और कुछ राजभाषा संबंधित हिंदी के बेहतरीन प्रश्न लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा करेगा और पेपर में छपेगा भी। बेहतरीन प्रश्न है। और जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, देवनागरी में लिखित हिंदी को राज्यसभा के रूप में कब स्वीकार किया गया? और देवनागरी लिपि, ये बताइए, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। किसकी भाषा की? हिंदी भाषा की लिपि है। यानी हिंदी भाषा की लिपि है। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। और लिखित भाषा को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका आपका आंसर होगा, आपका आंसर इसका है, पहला ऑप्शन आपका सही है। यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक आपको आ गया होगा। यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया? तो ये बताइए, हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? तो सोच बताइए, हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? तो आपको पता है कि हिंदी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। यानी राजभाषा है हिंदी। तो इसको राष्ट्रभाषा नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको राजभाषा के अंतर्गत दिया गया है। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से महाप्राण वर्ड कौन है? यानी महाप्राण वर्ड कौन है? महाप्राण वर्ड कौन सा है? तो महाप्राण बराबर क्या होता है आपका? क्या होता है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धा आपका सही आंसर है। सॉरी, इसका आंसर क्या है? गया ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए ऐ वर्ड को क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ड को क्या कहते हैं? अर्थात इसका पूछा है यहाँ पे, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ तालव्य। क्या होगा? कंठ तालव्य। नासिक क्या होता है? वर्णमाला का 5वां अक्षर होता है। ये नासिक क्या है? वर्णमाला का 5वां अक्षर होता है। अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये होते हैं नासिक। और आपका मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य होता है आपका टा वर्ग। टा वर्ग होता है। ओष्ठ क्या होता है आपका? पा वर्ग। और कंठ तालव्य इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही आंसर है संयुक्त वर्ग। संयुक्त वर्ग कितने होते हैं? संयुक्त वर्ग होते हैं आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके संयुक्त वर्ग? कौन कौन से होते हैं आपका? छ, त्र, ज्ञा। यानी छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 अ, ज, ह, सा। अघोष वर्ण में यानी बोलने पे जो आवाज़ की मात्रा कम लगती है उसी को हम अघोष वर्ण कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका, क्या होगा सही आंसर? सा। अघोष वर्ण क्या होगा? सा इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची इसमें क्या है? भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आग, दिनेश, ये सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आग, दिनेश। तो यहाँ पर दिनेश, ये दिनेश सूर्य का पर्यायवाची है, ये तो सही है। दिनकर भी सही है, प्रभाकर भी सही है। नहीं पूछा है
इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कलापी, तटिद, विसिक, विलक्षण। तो ऑप्शन नंबर 9 इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कलापी। इसमें मोर का पर्यायवाची क्या है? इसका कलापी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्या है? सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अम्रफल, ये भी सही है। अमृत फल आम का पर्यायवाची होता है। आम्र माने भी फल होता है, ये आपका पर्यायवाची होता है। रसाल भी होता है, आम का पर्यायवाची होता है। इसका पीक ए शब्द इसका नहीं है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान पवन सुत माने हनुमान होता है। अंजनी पुत्र यानी हनुमान की माता का नाम अंजनी था, इसलिए अंजनी पुत्र कहा जाता है, ये भी सही है। मारुति माने हवा होती है, इसलिए हनुमान को हवा से तुलना की गई थी, यानी पवन पुत्र कहा जाता है इनको, यानी मारुति, तो ये भी आपका सही है। विनायक माने गणेश होता है। क्या होता है? गणेश होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा वर्तनी है? तो आप ये देखिए कैसे हम इसको पहचानेंगे, इसमें से कौन सा वर्तनी होगा। तो आप एक बार लिख कर देखिए कि हम इसमें से कौन सा पूजनी सही लिखते हैं। तो पूजनी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर A2 आपका क्या है? ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो पूजनी किस तरह लिखेंगे? पूजनी आप लिखेंगे इसी तरह से लिखा जाएगा, पूजनी। क्या होगा? पूजनी। तो इसी तरह से लिखा जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में सही वर्तनी कौन सी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया गया है, ये आते रहते हैं परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आनुषंगिक, 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 इसमें सही आंसर क्या होगा? तो आप देखिए इसको भी इसी तरह से लिख कर चेक करिए, इसका सही क्या होगा? आनुषंगिक अगर आपसे लिखा जाए तो आप लिखेंगे आनुषंगिक। क्या लिखेंगे? आनुषंगिक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आनुषंगिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, आनुषंगिक। इस तरह से इसको चेक करके पहले लिखते हैं, किस तरह लिखा जाता है, उसको लिखेंगे, फिर मिलान करेंगे, उस ऑप्शन में वह सटीक आंसर कौन सा होगा, तो उसी तरह से आपका शुद्ध वर्तनी सही माना जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप यानी तीसरा प्रश्न था शुद्ध वर्तनी का, तो इसको भी इस तरह से हम लिख कर चेक करते हैं। प्रदर्शनी किस तरह लिखा जाता है? प्रदर्शनी यानी प्रदर्शनी किस तरह लिखा जाता है? तो आप लिखेंगे प्रदर्शनी। तो आप लिखते हैं प्रदर्शनी। तो आप मिलाइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, प्रदर्शनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रदर्शनी। प्रदर्शनी इसी तरह से लिखा जाता है, तो ये आपका शुद्ध आंसर है। चलते अगले प्रश्न पर। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल कौन सा है? तो इसमें अनुसंधान शुद्ध वर्तनी चेक करना है। अनुसंधान किस तरह से लिखा जाता है? अनुसंधान किस तरह से लिखा जाएगा? अनुसंधान। तो अनुसंधान भी उसी तरह चेक कीजिए। अनुसंधान कैसे लिखेंगे? अनुसंधान कैसे लिखेंगे? अनुसंधान। अनुसंधान यानी आपका बड़ा सा होगा अनुसंधान। तो आपका अनुसंधान क्या होगा? बड़ा सा होगा, सॉरी, इस तरह लिखेंगे अनुसंधान। क्या होगा? अनुसंधान। अनुसंधान। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर अनुसंधान सही मिस प्रिंट हो गया था, कैसे लिखा जाता है ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पौन का संधि विच्छेद कीजिए। तो पौन का संधि विच्छेद, पहला प्रश्न ये चेक कीजिए, पौन में कौन सी संधि होती है? तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कितने प्रकार की? 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कौन सी? और विसर्ग। ये कितने होते हैं? यानी विसर्ग संधि
होती 3 ठे। तो ये बताइए स्वर यानी पवन में कौन सी संधि है? पवन में आपका आयादि संधि है। कौन सा? आयादि संधि है। यानी पवन में कौन सी संधि है? आयादि संधि। तो संधि पवन का विच्छेद करेंगे पोधन अन। क्या होगा? पोधन अन। तो पोधन अन करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर है पोधन अन। तो पोधन अन में चेक करेंगे, अगर आपका पोधन अन है तो आपका ओ बराबर आ बराबर क्या होता है? उआ। क्या होता है? उआ। तो इस तरह से हम करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाधन उदय। तो महाधन उदय होता है तो आप इसको इस तरह चेक करेंगे, महाधन उदय। तो महाधन उदय तो आ धन उ बराबर क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ। तो क्या होता है? ओ। तो अब ओ किस में आ रहा है? ओ की मात्रा किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 महोदय। क्या हो गया? तो महोदय। तो महोदय में कौन संधि होगी? जब एक मात्रा एक लगा हो मात्रा, यानी महोदय में कौन संधि होगी? जब एक मात्रा होता है उसको क्या कहते हैं हम? एक मात्रा में उसको कहते हैं गूढ़ संधि। कौन सा होता है? गूढ़ संधि। तो महोदय में कौन संधि होगी? गूढ़ संधि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल में कौन संधि है? उज्ज्वल में आपका व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। तो उज्ज्वल में कौन संधि होगी? तो इसमें क्या होगा? उज्ज्वल यानी उत्धन ज्वल। क्या होगा? उत्धन ज्वल यानी उत्धन ज्वल में आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो उत धन ज्वल क्या हो गया? ज्वल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो उत्ज्वल यानी ता के स्थान पे क्या होता है? आधा जा हो जाता है, यानी उत धन ज्वल। ता में यहाँ पे ता पे और यहाँ पे इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा, यानी तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वागत में कौन सी संधि होगी? स्वागत में, तो स्वागत में कौन संधि है? तो देखते हैं, हम चेक करते हैं स्वागत में कौन संधि हुए। स्वागत का संधि विच्छेद किया जाएगा सूधन आगतम। क्या होगा? सूधन आगतम। आगतम क्या होगा? आगतम। सूधन आगतम। तो सूधन आगतम में तो क्या हो जाएगा? छोटा ऊ धन आ बराबर होता है वा। तो जिस यानी या वारा या वा रा ला कि पहले कोई आधा अक्षर आ जाता है तो हम पहचान लेते हैं क्या कौन संधि होगी? अकर सौड़े सॉरी इकोणच, यानी क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 यण संधि। यण संधि की पहचान होती है या व र ला के पहले कोई आधा अक्षर आए। क्या होगा? यण संधि। कितना होगा? यण संधि इसका सही अंतर है। तो स्वागत में कौन संधि होगी? यण संधि होगी। अगर संधि विच्छेद किया जाएगा सूधन आगतम। क्या होगा? सूधन आगतम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निराश यानी यहाँ पर होना चाहिए निराशा। क्या होना चाहिए? निराशा होना चाहिए। इस पर एक की मात्रा आ की मात्रा लगा दीजिए, निराशा। तो सही विच्छेद क्या होगा? निधन आशा। कौन संधि होगा निराशा में? विसर्ग संधि होगा। कौन सा होगा? विसर्ग संधि होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 निराशा। निधन आशा। निधन आशा। तो निह तो क्या हो जाएगा? उसका रा हो जाएगा निराशा। चलते अगले प्रश्न पर। देशांतर में कौन समास है? देशांतर में कौन समास है? देशांतर में कौन समास होगा? द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि समास। तो द्विगु में होता है वह पद जिसमें पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। क्या होगा? संख्यावाचक होगा। उस संख्यावाचक का संबंध किसी देवी देवता से संबंधित ना हो, यानी क्या होता है? संख्यावाचक। ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है? इसमें
ओजन चिन्ह लगा होता है, उस ओजन का अर्थ होता है और से। क्या होता है? और से। यानी माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन, इसमें होता है। कर्मधारय समास में होती है, यानी जिसमें कर्म की प्रधानता बताई जाए, उसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, उसकी महानता बताई जाए, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। बहुब्रीहि समास में होता है जिसमें देवी देवता से संबंधित हो, वह बहुब्रीहि समास होते हैं। अर्थात कोई तीसरा अर्थ व्यक्त करता हो, यानी पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं होगा, तो देशांतर में कौन समास होगा? देशांतर में कौन समास होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, देशांतर। ठीक है, देश में क्या उसका विशेषता बता रही है? देशांतर की, देशांतर यानी विशेषता बताई जा रही है। शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर समास, कर्मधारय समास। तो अव्ययी भाव समास में पहचान कैसे करते हैं? अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या हो? अव्यय हो। पहला पद क्या हो? अव्यय हो। जैसे यथा, यथासंभव, यथाशक्ति। ठीक है, तो अव्ययी भाव की पहचान होती है यदि पहला पद क्या हो? प्र हो, व हो, या हो। ठीक है, या प्र व हो, या पहला पद क्या हो? अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो, या उपसर्ग हो। क्या हो? उपसर्ग हो, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर हम अगला पे तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष समास में ये बात होती है जिसमें कारक चिन्ह संबंधित आ जाता है, यानी कारक, कर्ता का ने, का, के, की, ने, में, पैर आदि शब्दों को तोड़ने पर कारक चिन्ह आ जाता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, जिसे हम कहें देश सेवा, देश की सेवा। तो ये तत्पुरुष समास की एग्जाम्पल होगा। बहुब्रीहि समास क्या है? जिसमें देवी देवता संबंधित हो, अर्थात तीसरा पद, पहला पद दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला जो है कर्मधारय समास, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पर क्या हो? कर्मधारय समास हो। गुरुदेव, गुरु तो बहुत लोग हैं, जिसमें से गुरुओं में देव क्या है? गुरुओं में देव, यानी उसकी विशेषता बताई, गुरु की विशेषता तुलना की जा रही है देवताओं से। क्या किया है? देवताओं से तुलना की जा रही है, कंपेयर की जा रही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कर्मधारय समास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। अभी हम अगले प्रश्न पर सारे समासों का हम वर्णन किए थे, तो उसी तरह पे महाजन, जन में लोग, महाजन उनकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर महाजन में मतलब उस व्यक्ति की विशेषता है महाजन, यानी लोग हैं उनका नाम महाजन रखा गया है, यानी उनको महाजन से व्यक्त किया जा रहा है, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसकी महत्ता की जा रही है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, कर्मधारय समास। यानी कर्मधारय समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जलमग्न शब्द में समास होगा द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो जलमग्न, जल में मग्न, तो आप में मैं पर आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास उसका उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में मैंने बताया था, जब किसी वस्तु या व्यक्ति या जीव की विशेषता बताई जाती है, यानी रंग संबंधित आ जाता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? जिसे नीलकंठ, नीलगाय। ठीक है, तो ये है आपका लालमणि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, यानी 25 का आंसर 4 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यान से देखिए, प्रश्न का अच्छे से समझिए। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ट्रेंड किया है। यानी उन्मूलन का क्या होगा? उन्मूलन, अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण, यानी इसका विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन माने होता है, क्या होता है? उखाड़ना, तो क्या होगा? रोपण। इसका क्या होगा? रोपण इसका सही आंसर है। क्या होगा? सही आंसर रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा?
रोपड़। चलते हैं अगले प्रश्न पर 27। हे का विलोम शब्द क्या है? हे हास्य, हार, ग्राम्य, ग्राहा। हे का विलोम शब्द क्या है? हे का विलोम शब्द क्या है? तो हे का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर है 4। क्या होगा? ग्राहा। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अति उपसर्ग, तो उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग होता क्या है? यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या प्रारंभ में जोड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देता है। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? तो उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जिसके शब्द के प्रारंभ में या शुरू में शब्द को जोड़ करके उस शब्द के अर्थ को परावर्तित या प्रभावित कर देता है या परिवर्तित कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अति उपसर्ग किसमें है? अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, समीप्य, पीछे या और। क्या होगा इसका आंसर? 28 का आंसर क्या होगा? समीप, यानी नज़दीक, यानी उसके प्रारंभ में। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सजावट शब्द का प्रत्यय क्या है? उपसर्ग देखे थे, अब प्रत्यय देखेंगे। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में या लास्ट में शब्द को जोड़ करके उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे या प्रभावित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय सजावट में कौन सा प्रत्यय होगा? सजावट। सजावट, तो आवट प्रत्यय का क्या होगा? उसका आवट प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। सजावट में आवट प्रत्यय होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सदाचार में उपसर्ग क्या होगा? सदाचार, तो सत धन आचार, सत धन आचार क्या होगा उपसर्ग? तो उपसर्ग सत, आव, अव, आचार। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। इसका सही होगा क्या होगा? सत्य, यानी सत्य क्या होगा? सदाचार का उपसर्ग क्या होगा? सत्य। ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो यूपी टेट के लिए बेहतरीन टॉपिक क्वेश्चन बनाया गया था और अन्य एग्जाम के लिए यूपी पुलिस